एवरीवन, CS काजल खेतवानी दिस साइड। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ सब्जेक्ट के साथ। ये मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मैं कहूँगी मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आपने अपने सीनियर से इसके बारे में सुना होगा कि हमने तो आखिरी के दिनों में पढ़ लिया था, तो मैं आपको बताना चाहूँगी, उनसे एक बार जाकर पूछ लीजिए कि मार्क्स कितने आए थे। मेरे हिसाब से ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें हम 100 ऑन 100% स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि 80-20 में डिवाइडेड है। 80 ऑन 80 तो आता ही है। जो मार्क्स कटते हैं मेरे हिसाब से वो सिर्फ प्रैक्टिकल में कटते हैं। देखिए, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। सिलेबस जो है वो थ्योरी प्रैक्टिकल में डिवाइडेड है। प्रैक्टिकल में आपके साथ वाइवा आने वाला है, और वाइवा के अलावा कुछ प्रोजेक्ट फाइल्स वगैरह आपको स्कूल से मिलने वाली है। जो थ्योरी वाला पार्ट है वो डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट बी इज अबाउट फाउंडेशन ऑफ बिजनेस, पार्ट बी इज अबाउट फाइनेंस एंड ट्रेड। जो पार्ट ए है उसमें हम बात करने वाले हैं कि बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। जो बिजनेस है उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, हम किस किस तरीके से बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। तो बेसिक फंडामेंटल्स हम जानने वाले हैं हमारे पार्ट ए में। पार्ट बी की अगर हम बात करें तो उसमें हम बात करने वाले हैं कि पैसा कहाँ से आएगा। हम सभी जानते हैं किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, छोटा हो या बड़ा हो, अगर हम रेडी वाले की बात करें या फिर अंबानी की बात करें, बिना पैसों के किसी का बिजनेस नहीं चलता। तो पार्ट बी में हम ये जानने वाले हैं कि पैसा कहाँ से आने वाला है और किस तरीके से खर्च होने वाला है। दूसरा हम जानेंगे ट्रेड के बारे में। ट्रेड मतलब अगर आप जोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर काम करना चाहते हैं या फिर बाहर काम करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। जो पार्ट ए है वो 40 मार्क्स का है, पार्ट बी भी 40 मार्क्स का है। अब ये मत सोचिएगा इधर 4 चैप्टर है उधर 6, तो यहाँ पे 4 कवर कर लेते हैं, मार्क्स आ जाएंगे। हमें पूरे 80 ऑन 80 यहाँ पर स्कोर करने हैं। जो 6 चैप्टर्स हैं इसमें हम बेसिक चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं कि बिजनेस क्या है, किस किस तरीके से किया जा सकता है, प्राइवेट में होगा तो कैसे होगा, गवर्नमेंट करेगी तो बिजनेस कैसे करेगी, कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो हर बिजनेस के लिए ज़रूरी हैं, और आजकल रिसेंट में कौन कौन से मोड्स ऑफ बिजनेस हैं जो चल रहे हैं। इसमें आप ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में नहीं पढ़ेंगे सिर्फ, यहाँ पे आप मॉडर्न बिजनेस के बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे हम जानते हैं कि आजकल जो शॉपिंग है या सारी चीज़ें हैं हम ऑनलाइन करते हैं, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। बिजनेस सोसाइटी में होता है और सोसाइटी से कुछ लेता है, तो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है टूवर्ड्स सोसाइटी एंड टूवर्ड्स अदर पीपल, वो हम जानने वाले हैं पार्ट ए में। पार्ट बी की बात करें तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से कि कोई भी बिजनेस पैसा ले सकता है, छोटे लेवल पे बिजनेस कैसे होता है। आपने रिसेंटली देखा होगा कि गवर्नमेंट काफ़ी सारी स्कीम्स को प्रमोट कर रही है। शार्क टैंक में इनफैक्ट आपने देखा होगा कि बडिंग एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं स्मॉल बिजनेस में। इंटरनल ट्रेड में हम पढ़ने वाले हैं कि इंडिया की जोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर जो बिजनेस होता है वो किस तरीके से होता है, और इंटरनेशनल बिजनेस में हम देखने वाले हैं कि जो इंडिया की जोग्राफिकल बाउंड्रीज के बियॉन्ड बिजनेस होता है वो किस तरीके से होता है। तो ये सारी चीज़ें हमको कवर करनी है पूरे बिजनेस स्टडीज़ के सिलेबस में। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 ऑफ बिजनेस स्टडीज़ के साथ, विच इज़ बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। इसमें हम बात करने वाले हैं तीनों टर्म्स के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन टर्म हमारे पास है बिजनेस। जो टर्म है बिजनेस, उसका ये जो ओरिजिन है वो आया है बिजी, बीइंग बिजी से, टू बी बिजी। तो बिजनेसमैन मतलब ऐसा पर्सन जो हमेशा बिजी रहता है, बिजनेस मतलब टू बी बिजी। ठीक है, अब ये ऐसा नहीं है कि बिजनेस जो है वो अभी अभी का कंसेप्ट है, ये बहुत पुराने टाइम से काम कर रहा है। ओरिजिन कहाँ से हो, हम वहाँ पर सबसे पहले आते हैं। हर ह्यूमन बीइंग की कुछ ना कुछ वांट होती है, कुछ ना कुछ नीड होती है। आपकी भी नीड है, तभी हम शायद यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं। ठीक है, तो नीड्स एंड वांट्स क्लासिफाइड है। तो हर ह्यूमन बीइंग की कुछ ना कुछ वांट होती है, कुछ ना कुछ नीड होती है, उसके लिए उसको सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। जब वो सेटिस्फैक्शन की बात करते हैं तो वो सर्च करते हैं कि मेरी नीड एंड वांट, वो प्रोडक्ट की भी हो सकती है, किसी सर्विस की भी हो सकती है। जैसे हम अभी एजुकेशन में या टीचिंग में, तो एक सर्विस है, तो अपनी नीड्स एंड वांट्स को क्लासीफाई करके व्यक्ति सोचता है कि मैं उसे कहाँ से लेने वाला हूँ। या तो वो ऑफलाइन मार्केट में जाएगा या फिर वो ऑनलाइन मार्केट में जाएगा। जब वो ऑफलाइन या ऑनलाइन मार्केट में जाएगा तो वहाँ पर उसको वेंडर्स मिलने वाले, सप्लायर्स मिलने वाले जो उसकी वांट्स एंड नीड्स हैं उन्हें सप्लाई करते हैं, वो यहाँ पर आ जाते हैं हमारे बिजनेस की कैटेगरी में। तो बिजनेस स्टार्ट्स विद प्रोडक्शन एंड एंड्स विद कंजम्पशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको ध्यान रखनी है। बिजनेस जब भी स्टार्ट होता है तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा, प्रोडक्शन से, और एंड कहाँ पे होगा, कंजम्पशन से। यहाँ पे मैंने दो लोगों की बात आपसे की, पहला वो पर्सन जिसकी नीड्स एंड वांट्स है, दूसरा वो पर्सन जो सप्लायर है। नीड्स एंड वांट्स हमारी है, हम कस्टमर हैं, तो यहाँ पर कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो एंड कंजम्पशन की, तो यूज़र हम हैं, कंजम्पशन हम करने वाले हैं। तो बिजनेस ऐसे स्टार्ट होता है जहाँ पर कोई प्रोडक्शन होता है, नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फैक्शन करने वाला हो, तो एक एंड यूज़र हमारे पास हमेशा होता है। एंड यूज़र कौन है, कस्टमर्स।
अब ये जो टर्म है बिजनेस, ये आज का टर्म नहीं है, ये कोई रीसेंट ट्रेंड नहीं है। एंटरप्रेन्योर ज़रूर आज का टर्म है, बट ये भी पहले से एग्जिस्ट करते हैं, बिजनेस भी बहुत पहले से एग्जिस्ट करता है। इसके लिए कुछ आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस भी हैं। इनफैक्ट इंडिया को वन ऑफ द मेजर ट्रेड सेंटर्स माना जाता था, और इंडिया में बहुत सारे ट्रेड सेंटर्स थे जो स्पेशली उनकी स्पेसिफिक चीज़ के लिए फेमस थे। आइए जानते हैं जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं वो क्या थे। इनफैक्ट आपने, मुझे लगता है मूवी में भी देखा होगा, ऋतिक रोशन वाली मूवी है मोहनजोदाड़ो, उसमें ये बताया गया है कि पहले बिजनेस कैसे होता था। पहले जो बिजनेस होता था वो एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के थ्रू होता था, वीविंग कॉटन के थ्रू होता था, डाइंग फैब्रिक्स के थ्रू होता था। आजकल हमारे पास ये सब कैटेगराइज है, शॉप्स में, फैक्ट्रीज में, आउटलेट्स में, बहुत सारे फर्म्स में हमारे पास अवेलेबल है। बट पहले जो था वो हैंडीक्राफ्ट के ऊपर बेस्ड था, क्योंकि लोगों के पास इतने सारे रिसोर्सेज नहीं हुआ करते थे। तो फैक्ट्रीज और जो वर्कशॉप्स थी, इनफैक्ट उसे हम कारखाना बोलते थे, आपने कॉमनली सुना भी होगा ये टर्म। तो ये सारी चीज़ें जो होती थी ना, उसमें पैसे नहीं होते थे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही थी। वहाँ पर चलता था बार्टर सिस्टम। और जो हमारे अभी क्रेडिट सिस्टम्स चलते हैं, वो क्रेडिट सिस्टम्स नहीं थे, हमारे पास हुंडी एंड चिट्टीज़ थी। जो हुंडी एंड चिट्टीज़ हैं, इसमें भी बहुत सारे मोड्स थे हमारे पास अलग अलग। ये बेसिकली मोड्स ऑफ कंसिडरेशन थे, हम ऐसा बोल सकते हैं कि मोड ऑफ पेमेंट था एक तरीके से। जैसे अगर आप कैश में पेमेंट अभी करते हैं, तो कैश में उस टाइम पे कैश हमारे पास अवेलेबल नहीं था, हम जो करते थे वो बार्टर सिस्टम करते थे, या फिर कौड़ी आपने सुना होगा, ये सारी चीज़ें चलती थी। जो इसके अलावा क्रेडिट सिस्टम आज हमारे पास है, उसमें हमारे पास चलता था हुंडीज़ एंड चिट्टीज़। अब हमने जान लिया कि पुराने टाइम पे बिजनेस कैसे होता था, आइए आज के टाइम पे बिजनेस कैसे होता है वो जान लेते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना ज़रूरी है कि हर ह्यूमन कुछ एक्टिविटीज़ करता है। अब उसके यहाँ पे एज की कोई बात हम नहीं कर रहे, हर ह्यूमन कोई एक्टिविटी करता है। आप भी ह्यूमन है, आप भी कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं। अब ये जो एक्टिविटीज़ हैं, ये दो टाइप से क्लासिफाइड हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ दोनों क्या होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ हैं जो आप पैसा कमाने के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए, इन सारी चीज़ों को करने के लिए जो एक्टिविटीज़ करते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। मोटे मोटे तौर पे मैं बता देती हूँ, जिससे पैसा आता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ हैं जिससे मुझे पैसा तो नहीं मिलता, बट एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलता है, मेंटल पीस मिलता है कि हाँ ये करके मुझे अच्छा लगा। तो ये क्या हो जाएगी, मेरी कुछ एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्लासिफाइड है दो टाइप से, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जिससे पैसा आ रहा है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, पैसा नहीं आ रहा है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन आ रहा है, वो मेरे लिए हो गई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, बता चुकी भी हूँ इनफैक्ट, कि बिजनेस क्या होता है। बिजनेस जो आया है टर्म, वो डिराइव हुआ है बीइंग बिजी से। तो बिजनेस का मतलब होता है बिजी। इसके अलावा मैं बात करूँ बिजनेस की, जो ऑफिशियल डेफिनेशन है जो आपको लिखनी है एग्जाम्स में, वो हमारे पास है, बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली इंपॉर्टेंट ब्राउनी पॉइंट वाला वर्ड है, ये आपको ध्यान रखना है। रेगुलरली इंगेज इन एक्टिविटीज रिलेटेड टू द परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज टू अर्न प्रॉफिट्स। दो इंपॉर्टेंट वर्ड आपको ध्यान रखने हैं यहाँ पे, पहला रेगुलरली, दूसरा प्रॉफिट्स। क्योंकि बिजनेस बिना प्रॉफिट के एग्जिस्ट नहीं करेगा। हर बिजनेस का प्राइमरी एम क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट्स, ठीक है। रेगुलर मोड पे क्यों हो रहा है, क्योंकि कभी कभी करने वाली चीज़ मेरे लिए बिजनेस नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल दिवाली पे आपका स्क्रैप निकला, आपने उसको बेच दिया, तो क्या वो आपका बिजनेस हो गया। आपने इनफैक्ट घर में देखा होगा कि पुराने कपड़े निकलते हैं, तो मम्मी उसको देख के बर्तन ले लेती है। कपड़े दिए, बर्तन ले लिए, तो मम्मी क्या बिजनेस में इंगेज्ड है? मुझे लगता है नहीं, सबका जवाब यही होगा, ठीक है। तो रेगुलर मोड पे जो एक्टिविटी हो रही है और जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए हो रही है, उस एक्टिविटी को मैं क्या बोलने वाली हूँ, बिजनेस बोलने वाली हूँ। आइए डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हैं और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हैं। मैंने जस्ट अभी आपको बताया था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ है जो मैं अपने लाइवलीहुड के लिए करती हूँ या पैसा कमाने के लिए करती हूँ। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की डेफिनेशन जो ऑफिशियली हमारे पास है वो ये है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्यों बोला इसे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ऐसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्यों बोला। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म टू अर्न लाइवलीहुड। लाइवलीहुड के लिए, दिनचर्या को चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, घर चलाने के लिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए जो एक्टिविटी मैं करता हूँ वो एक्टिविटीज़ क्या हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगी मेरे लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैं किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में जॉब करती हूँ, वो मेरे लिए क्या हो जाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट मैं कहीं फ्री में जाकर पढ़ा रही हूँ, या मैं अपने खुद के बच्चे को पढ़ा रही हूँ, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपको कंपैरिजन आना चाहिए। हर बिजनेसमैन हो सकता है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक दोनों टाइप की एक्टिविटीज़ करता हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़।
नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ हैं जो हम आउट ऑफ लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट्स, पेट्रोटिज्म, बेसिकली हम किस लिए करते हैं, मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए, साइकोलॉजिकल पीस के लिए अगर कोई एक्टिविटी मैं करता हूँ जिससे मेरा कोई प्रॉफिट नहीं आने वाला, जिससे मेरा घर नहीं चलने वाला, वो सारी एक्टिविटीज़ मेरे लिए क्या होने वाली है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। एग्जाम्पल, मम्मी खाना बनाती है, कभी आपको ऐसा बोलती है कि टिफ़िन के पैसे, स्कूल में आप टिफ़िन ले जाते हैं, आपसे बोला जाता है क्या कि टिफ़िन के पैसे देने पड़ेंगे आज के, घर में आप रात को फरमाइश करते हैं घर पे कि आज मटर पनीर खाना है, तो कभी मम्मी बोलती है इतने का बिल हुआ नहीं ना, तो ये सब क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। अब बिजनेस फर्म क्या होती है, बिजनेस फर्म वो फर्म है जो ऑर्गेनाइजेशन जब अपना सारा काम करती है वो एक बिजनेस फर्म के नाम से जानी जाती है। जैसे अभी हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात किया, तो जब ये कंडक्ट होता है, जिस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये कंडक्ट होता है, वो हमारे लिए बिजनेस फर्म होती है। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आपके टेस्ट में, एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, बहुत आसान है, हम सब जानते हैं। ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे मेरा घर चल रहा है, मेरे पास पैसा आ रहा है, वो एक्टिविटीज़ कौन सी हो गई, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जो मैं आउट ऑफ लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट्स, पेट्रोटिज्म के कारण करता हूँ, वो सारी एक्टिविटीज़ कौन सी हो गई, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। डेफिनेशन पे पॉइंट बाय पॉइंट चले जाते हैं। डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो वो सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हम लाइवलीहुड के लिए करते हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ हमारे लिए हो जाती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। वो सारी एक्टिविटीज़ जो लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट्स एट्सेट्रा के कारण करते हैं, वो एक्टिविटीज़ कौन सी हो जाती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। एम क्या है मेरा इकोनॉमिक एक्टिविटी को करने का, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ आपके सामने, प्रॉफिट अर्न करना जिससे मेरा घर चलता है, वो चीज़ें मैं करती हूँ। मेरा मुद्दा क्या है यहाँ पे, प्रॉफिट, पैसा आएगा, तो वो कौन सी एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। पैसा नहीं आएगा, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन आएगा, मेंटल पीस आएगी, वो कौन सी एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ पे रिजल्ट क्या है, मतलब एक बिजनेस क्या करके दे रहा है आपको। हमने फर्स्ट स्लाइड में, वेरी फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि हर बिजनेस क्या करता है, कस्टमर की कस्टमर की नीड्स को पूरा करता है, कस्टमर को सेटिस्फाई करता है। तो वही चीज़ यहाँ पे कि वो कैसे सेटिस्फाई कर रहा है, वो ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज बना रहा है जो आपकी नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या है बिजनेस का या इकोनॉमिक एक्टिविटी का, रिजल्ट क्या है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम बात करें नॉन इकोनॉमिक का, वापस से यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेंटल सेटिस्फैक्शन, मेंटल पीस, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमारे पास एग्जाम्पल है टीचर, लॉयर, डॉक्टर, और भी बहुत सारे अपने सराउंडिंग में आपने देखे होंगे। नॉन इकोनॉमिक में हमारे पास सेम लोग हो सकते हैं जो ये सर्विसेज अपने रिश्तेदारों को दे रहे हैं या ऐसे लोगों को दे रहे हैं जिससे उनको कोई पैसा नहीं मिल रहा, उनको क्या मिल रहा है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया था टीचर का। अगर एक टीचर कहीं स्कूल में जॉब करता है, कहीं जॉब करता है, तो वो क्या अर्न कर रहा है, वहाँ से सैलरी अर्न कर रहा है, वेजेस अर्न कर रहा है, वो किस में आने वाला है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में। बट एक टीचर अगर अपने खुद के बच्चे को पढ़ा रहा है तो वो क्या क्या होने वाला है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इनफैक्ट एक डॉक्टर जब वो पेशेंट को ट्रीट करता है तो वो वहाँ से फीस लेता है, पेशेंट से फीस चार्ज करता है। बट अगर वो अपनी वाइफ को या अपनी फैमिली मेम्बर को या फिर अपने बच्चे को ट्रीट करेगा तो क्या वो वहाँ से फीस लेगा, नहीं, वो उसके लिए क्या होने वाली है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, पैसा कमाने की एक्टिविटीज़ हैं, वो 3 टाइप से की जा सकती हैं। सबसे पहला हमारे पास है बिजनेस, दूसरा हमारे पास है प्रोफेशन, और तीसरा हमारे पास है एम्प्लॉयमेंट। आइए डिटेल में इसको देख लेते हैं। डिटेल में देखने के साथ साथ हम इसका एक डिफरेंस बिटवीन चार्ट भी देखने वाले हैं, क्योंकि डिफरेंसेस के ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन आता ही आता है। आप किसी भी स्कूल में हो, किसी भी स्टेट से ये वीडियो देख रहे हो, मुझे लगता है आपके स्कूल में भी ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ब्राउनी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और चैप्टर 1 का सबसे ज़्यादा टफ माना जाने वाला क्वेश्चन है। हम देखने वाले डिटेल में कि बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। जब हम मोड ऑफ स्टेब्लिशमेंट के हिसाब से या नेचर ऑफ वर्क के हिसाब से देखेंगे तो आप अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल से कंपेयर करते जाइएगा, आप ही के लिए आसान होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं बिजनेस। हमने पढ़ा है अभी ऑलरेडी, बिजनेस क्या था, बीइंग बिजी, है ना, कोई भी ऐसी एक्टिविटी करना जिससे मैं पैसा कमाता हूँ, मैं प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हूँ, मैं सेल्स में इन्वॉल्व हूँ, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी थी बिजनेस की डिटेल डेफिनेशन में। तो सेम यहाँ पे हमारे पास है, बिजनेस कौन स्टेब्लिश कर रहा है, एक एंटरप्रेन्योर स्टेब्लिश कर रहा है। तो बिजनेस का मोड ऑफ स्टेब्लिशमेंट क्या होने वाला है, एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन। हम बात करें प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन किसके हिसाब से होगा, जब मर्जी तब मैं प्रोफेशन बन जाऊंगा। कोई डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, एमबीबीएस कर रहा है, वो जैसे चाहेगा वैसे डॉक्टर बन जाएगा, ऐसा होता है क्या, नहीं। तो यहाँ पे कैसे होने वाला है, आपको एक मेंबरशिप सर्टिफिकेट मिलेगा, उसी के बाद आप क्या कर सकते हैं, अपना प्रोफेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आपको एक लाइसेंस नंबर मिलता है, उसी के बाद आप अपना प्रोफेशन स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है एम्प्लॉयमेंट।
एम्प्लॉयमेंट आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? किसी भी जहाँ पे मर्जी है, बेकरी में जॉब करनी है जाके जॉब कर ले, नहीं ना। रिलायंस में जॉब करनी है जाके जॉब कर ले, ऐसा होता है क्या? नहीं। कैसे होता है? अपॉइंटमेंट लेटर आता है, आप एक्सेप्टेंस लेटर देते हैं, उसके बाद ही आप क्या करते हैं, अपना जॉब स्टार्ट करते हैं। जॉब मतलब एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें किसके हिसाब से, मोड ऑफ स्टेब्लिशमेंट के हिसाब से, तो जब एंटरप्रेन्योर की मर्जी वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, जब मेंबरशिप सर्टिफिकेट आ जाएगा तब आप अपना प्रोफेशन स्टार्ट कर सकते हैं, और जब आपके पास क्या आ जाएगा, अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा, तो आप अपना एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमारे पास है नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क मतलब काम क्या होता है। जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस में हमारा काम क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज को देना, रेंडर करना, टू प्रोवाइड। मैंने आपको बताया था कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स सेटिस्फाई करनी है, तो उस हिसाब से यहाँ पे हमारा काम क्या है, कस्टमर की जो नीड्स एंड वांट्स हैं उसके हिसाब से हम गुड्स या फिर सर्विसेज को प्रोड्यूस करने वाले हैं। दूसरी हम बात करें प्रोफेशन की, तो यहाँ पे एक जो सर्विसेज होती है ना, वो एक्सपर्ट नेचर की सर्विसेज होती हैं। जब आपको बुखार आता है तो आप किसी स्पेसिफिक डॉक्टर के पास जाते हैं या किसी भी डॉक्टर के पास चले जाते हैं। जब आपको स्पेसिफिक कोई डिजीज़ होता है, जैसे हार्ट अटैक वाली प्रॉब्लम्स, या इनफैक्ट आपने घर में बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी होगी, तो स्पेसिफिक डॉक्टर के पास ही जाया जाता है। आपको कोई केस करना है, किसी के ऊपर केस करना है, तो आप किसी भी लॉयर के पास चले जाते हैं? नहीं, आपको चेक करना पड़ता है कि वो प्रॉपर्टी लॉयर है, क्रिमिनल लॉयर है, सिविल लॉयर है। मुझे लगता है आप ये शायद ना समझते हो, बट मम्मी पापा से जाकर ज़रूर पूछेगा कि हम किस चीज़ के लिए किस पर्सन के पास जाते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोफेशन होता है उसमें पर्सनलाइज सर्विसेज दी जाती हैं अकॉर्डिंग टू नीड्स एंड वांट्स। आप जा सकते हैं, आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको किसके पास जाना है। अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट में सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होता है। हम क्या बात करें, नेचर ऑफ वर्क, काम किस तरीके का होने वाला है। तो एम्प्लॉयमेंट में जैसा बॉस बोलेगा मुझे वैसा करना पड़ेगा, जिसके लिए उसने मुझे अपॉइंट किया है मुझे वही काम करना पड़ेगा, मैं उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। तो नेचर ऑफ वर्क यहाँ पे क्या है, पब्लिक के लिए सर्विसेज या फिर गुड्स प्रोड्यूस करना, प्रोवाइड करना। प्रोफेशन का काम क्या है, प्रोफेशनल पर्सन का काम है कि वो एक्सपर्ट सर्विसेज देगा, जिसके लिए उसको लाइसेंस मिला है, जिसके लिए उसको एक्सपर्टीज़ मिली है। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो यहाँ पर उसका जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके बॉस के साथ, उसको वही वाली सर्विसेज रेंडर करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो बिज़नेस में कोई एसेज क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। अपने आसपास में भी आपने काफ़ी लोगों को देखा होगा, या बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स भी बिज़नेस में होंगे, तो ज़रूरी है क्या कि पढ़ा लिखा हो व्यक्ति। इनफैक्ट मैं बताना चाहूँगी बहुत सारे सक्सेसफुल बिजनेसमैन पढ़े लिखे नहीं भी हैं। आज की डेट में पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि हमारी सराउंडिंग ऐसी है, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। तो अभी की बात अलग है, बट एज बिजनेस करने के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है। प्रोफेशन की बात करें तो बार बार यहाँ पे हम एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं, एक्सपर्ट एक्सपर्ट एक्सपर्ट। तो प्रोफेशन में आपको होने के लिए किस चीज़ का होना ज़रूरी है, एक्सपर्ट होने का ज़रूरी है। अब सिर्फ एक्सपर्ट होने से काम नहीं होगा, आपके पास एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें तो एम्प्लॉयमेंट के केस में क्वालिफिकेशन ज़रूरी है, बट स्पेसिफिक नहीं है। ज़रूरी इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा अपने आसपास में भी 10वीं पास के लिए नौकरी, 12वीं पास के लिए नौकरी, तो वो वहाँ पे आपको ये बता रहे हैं कि 10वीं पास होना ज़रूरी है, 12वीं पास होना ज़रूरी है, ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, पोस्ट ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो भी ज़रूरी है। इनफैक्ट आप देखेंगे तो काफ़ी बार ट्रेनिंग्स भी दी जाती है, 7 डेज़ की ट्रेनिंग, 3 मंथ्स की ट्रेनिंग, डिपेंड करता है कि किस सेक्टर में आप हैं, उस हिसाब से ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो अगर वापस से मैं डिस्कस करूं क्वालिफिकेशन की बात, तो बिजनेस में ऐसे हमको क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। प्रोफेशन में अगर हम बात करें तो प्रोफेशन में क्वालिफिकेशन तो चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी चाहिए, तभी आप एक्सपर्ट बनोगे। कबीर सिंह सबने देखी है ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस वहाँ पर भी है, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता। नेक्स्ट हमारे पास है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग दोनों ज़रूरी है, बट कैसे, एज पर एम्प्लॉयर। ठीक है। रिवॉर्ड की बात करें या रिटर्न की बात करें, मतलब ये एक्टिविटी करने से, ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, तो मुझे पैसा तो मिलना ही है, मैं कमाऊंगी तो सही, बट क्या कमाऊंगी। जब मैं बिजनेस करती हूँ तो मैं प्रॉफिट कमाऊंगी, जब मैं प्रोफेशन करती हूँ तो मैं फ़ीस कमाऊंगी, और जब मैं एम्प्लॉयमेंट करती हूँ तो मैं सैलरी एंड वेजेस कमाऊंगी। वापस से अपने सराउंडिंग वाले एग्जाम्पल्स पे जाइए। आसपास में किराने की दुकान है, कुछ सामान खरीदने मम्मी ने भेजा, लेकर आए, तो सामने वाले पर्सन को क्या दिया आपने, अमाउंट पे किया, उसके लिए वो क्या है, प्रॉफिट। डॉक्टर के पास गए, क्या दिया, फीस। लॉयर के पास गए, तब क्या दिया, फीस। कभी ऐसा बोला डॉक्टर को प्रॉफिट दिया, नहीं ना, आप क्या बोलते हैं, फीस दिया। सिमिलरली जो एम्प्लॉयमेंट में है, तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्या मिलता है, उनके लिए क्या बेनिफिट होता है यहाँ पर, सैलरी या फिर वेजेस। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। मतलब पैसा आएगा वो बात तो कर ली, पैसा जाएगा कैसे उसकी बात करनी है। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना,
जब मैं बिजनेस करती हूँ तो पैसा लगता तो है, बट कितना लगता है वो स्पेसिफाइड नहीं है, डिपेंड करता है मेरी नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस पे। अब ये नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस क्या है, हम चैप्टर 2 में पढ़ने वाले हैं कि किस किस फॉर्म में बिजनेस होता है, किस किस तरीके से बिजनेस होता है। तो डिपेंड करता है बेसिकली, आप अभी ये समझ लीजिए कि छोटा बिजनेस है तो कम पैसा, बड़ा बिजनेस है तो ज़्यादा पैसा। प्रोफेशन की बात करें तो ऐसे पैसा नहीं लगता, बट डॉक्टर अपना क्लिनिक डालेगा तो खर्चा होगा, हॉस्पिटल डालेगा तो शायद ज़्यादा खर्चा होगा। तो यहाँ पे खर्चा तो होता है बट वन टाइम इन्वेस्टमेंट जैसा होता है। अब अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट में एज सच आपका कोई खर्चा नहीं होता, पढ़ाई का खर्चा है उसको हम काउंट नहीं करते, ठीक है, क्योंकि 10वीं पास के लिए भी नौकरी है, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट एज सच को यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है अगर आप कौन से केस में हैं, एम्प्लॉयमेंट के केस में है तो। अब रिस्क की अगर हम बात करें तो रिस्क है तो इश्क है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है बिजनेस। बिजनेस में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है क्योंकि बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, लोकेशन क्या है, कैसे काम होगा, कस्टमर्स आएंगे नहीं आएंगे, फीडबैक क्या होगा, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो बिजनेस में जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा है, रिटर्न्स जो है वो अनसर्टेन है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूँ आपसे प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन में भी रिस्क तो है बट इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि हमारे बिजनेस में है। तो यहाँ पर रिस्क है बट लिटिल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में एज सच कोई रिस्क नहीं है हमारे पास, रिस्क फ्री है अनटिल एंड अनलेस आपने कोई ऐसी हरकत की हो, ठीक है। अगर आप ही ऐसी हरकत करते हैं तो फिर रिस्क ज़रूर है। अगर आप नॉर्मली रहते हैं, सब कुछ रेगुलर बिहेवियर के हिसाब से चलता है, तो एज सच एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं होती। कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस तीनों में होती है कि नहीं होती है, आइए देखते हैं। बिजनेस में कोई ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होती है। आई एम द बॉस, मेरी मर्जी, जैसा मेरा बिजनेस मैं अपने हिसाब से काम कर सकता हूँ, मेरा मन शटर खोलूँगा, मेरा मन शटर बंद होगी, ठीक है। प्रोफेशन की बात करें तो बहुत ज़्यादा कोड ऑफ कंडक्ट है। आप मानेंगे आपको CA CS जैसे कोर्सेज में ये तक सिखाया जाता है कि आपके बाल कैसे होंगे, आप कपड़े कैसे पहनने वाले हैं, कौन से कलर के पहनने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा कोड ऑफ कंडक्ट है। ये तो प्रेजेंस का हो गया, इसके अलावा भी बहुत सारा कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना होता है। अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो यहाँ पर एज सच कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, कोई प्रोफेशनल बॉडी ने कोड ऑफ कंडक्ट नहीं दिया, बट एम्प्लॉयर के हिसाब से तो अब भी आपको चलना पड़ेगा। तो जैसा एम्प्लॉयर बोलता है वैसा तो आपको करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमारे पास है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है कि क्या मैं अपना बिजनेस किसी और को दे सकता हूँ, क्या मैं अपना प्रोफेशन किसी और को दे सकता हूँ। तो आप खुद सोचिए, आपने अपने कॉमनली एग्जाम्पल में भी देखा होगा, इनफैक्ट आपने अपनी फैमिलीज़ में भी ये चीज़ देखी होगी कि जो पापा का बिजनेस है वो बेटा चला रहा है, इनफैक्ट दादा का बिजनेस पापा कैरी कर रहे हैं, पापा का बिजनेस हम कैरी कर रहे हैं। तो ये क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। पॉसिबल है क्या, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। किसके केस में पॉसिबल है, बिजनेस के केस में। अगर मैं सेम चीज़ प्रोफेशन के केस में आपसे कहूँ कि प्रोफेशन के केस में CA का बेटा CA बन सकता है, बन सकता है एज अ प्रोबेबिलिटी, बट बनेगा ज़रूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि CA अपनी डिग्री को डेलीगेट नहीं कर सकता, ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। तो ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट इज़ नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ प्रोफेशन। सिमिलरली मैं एम्प्लॉयमेंट की बात करूँ तो अगर मेरी जॉब है और मैं ये सोचूं कि मेरा बेटा भी मेरी जॉब कर ले, मेरी बेटी भी मेरी जॉब कर ले, तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। अगर वो सेम लेवल पे क्वालिफाइड है और हो सकता है वो सेम जगह अपॉइंट होने के लिए अपना जो भी अपॉइंटमेंट के लिए सिलेक्शन के लिए एग्ज़ाम दे, या अगर सिलेक्ट होता है तो वो अलग केस है, बट होगा ही ऐसा होता है क्या, नहीं होता। तो बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में सिर्फ बिजनेस के केस में ही ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल्स। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें बिजनेस में तो अपने सराउंडिंग में आपने बहुत सारे ऑलरेडी देखे होंगे, जैसे शॉप्स है, फैक्ट्रीज़ है, बहुत सारे टाइप के बिजनेस आपने देखे होंगे, कपड़े की दुकान, किराने की दुकान, है ना। प्रोफेशन की बात करें तो हम बार बार एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, उससे आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। डॉक्टर है, लॉयर है, CA है, CS है, बहुत सारे, ये सारे किसके अंदर आते हैं, प्रोफेशन के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट की जब हम बात करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट आता है हमारा किसी भी टाइप का जॉब। मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया है कि अगर आप किसी बेकरी में जॉब करते हैं तो वो भी जॉब में ही आएगी, मतलब वो भी किस पे आने वाली है, एम्प्लॉयमेंट में। अगर आप किसी बड़ी MNC में जॉब करते हैं तो वो भी किस में आने वाली है, एम्प्लॉयमेंट में ही आने वाली है। इसके बाद हमारे पास कुछ टाइप्स हैं बिजनेस के। बिजनेस के टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो बिजनेस हमारे पास बेसिकली डिवाइडेड है दो टाइप्स में, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। जब भी मैं इंडस्ट्री टर्म यूज़ करती हूँ तो इंडस्ट्री का मतलब होता है कन्वर्जन से या फिर एक्सट्रैक्शन से, जहाँ पे मैं रॉ मटेरियल की बात कर रही हूँ। स्पेसिफिकली मैं किसकी बात कर रही हूँ, रॉ मटेरियल की बात कर रही हूँ, तो वो किस में आती है, मेरी इंडस्ट्री में। अब ये सारी रॉ मटेरियल से जो मैं फिनिश गुड बनाती हूँ, क्या मैं बना के रख दूँ,
क्या ये पॉसिबल है बना के रख दूँ कस्टमर अपने आप आ जाएगा? नहीं, उसको बेचने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ती है किसकी? कॉमर्स। अब यहाँ पे ये वाला कॉमर्स ने सब्जेक्ट वाला कॉमर्स नहीं है, यहाँ पे इस कॉमर्स का मतलब है ऐसी चीज़ें, ऐसी सर्विसेज, ऐसी फैसिलिटीज़ जो मेरे बिजनेस को सपोर्ट करती हैं, किसी भी टाइप के बिजनेस को सपोर्ट करती है। तो इंडस्ट्रीज़ मेरे पास है 3 टाइप की, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी में फर्दर 2 टाइप्स है, सेकेंडरी में फर्दर 2 टाइप्स है, और टर्शरी में ऐसे हमारे पास कोई टाइप नहीं है। टर्शरी और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड आपको सिमिलर लगने वाला है। आइए देख लेते हैं एक एक कर। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री एक टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी है। रिकॉल करिएगा वापस से, हमने स्टार्ट किया था ह्यूमन एक्टिविटीज़ से। ह्यूमन एक्टिविटीज़ में हमारे पास थी 2 टाइप की एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर हम अभी 3 टाइप्स पढ़कर आ रहे हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस के अंदर हम अभी 2 टाइप्स देख कर आए हैं, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? बाय डिफ़ॉल्ट हम किसकी बात करें? इंडस्ट्री। इंडस्ट्री जाता है बिजनेस के अंदर, बिजनेस आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर। तो डेफिनेशन स्टार्ट इसीलिए किससे हो रही है? इकोनॉमिक एक्टिविटी से। तो इंडस्ट्री क्या है? एक टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी जहाँ पर मैं किससे बात कर रही हूँ? कन्वर्जन ऑफ रॉ मटीरियल्स, कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल प्रोडक्ट। मतलब मैंने कोई भी ऐसा रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट किया है, उसको मैं कन्वर्ट करके क्या बना रही हूँ? फिनिश गुड बना रही हूँ। कच्चा तेल आपके किसी काम का नहीं है, पेट्रोल आपके काम का है? बिल्कुल है। क्रूड ऑयल आपके काम का है? बिल्कुल है। और भी गैस या और भी प्रोडक्ट्स निकलते, क्या वो आपके काम के? हाँ बिल्कुल हैं। तो ये सब क्या है? ये प्रोसेस कहाँ पे हो रही है? इंडस्ट्रीज़ में हो रही है। ठीक है, तो इंडस्ट्री में क्या क्या है हमारे पास? प्रोडक्शन है, प्रोसेसिंग है, ब्रीडिंग है, रेजिंग ऑफ एनिमल्स है। मतलब यहाँ पे हमारी डेयरी फार्मिंग वाली इंडस्ट्रीज भी कवर होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर क्या बना रही है? इंडस्ट्री बना रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो इंडस्ट्री में हमारे पास 3 टाइप्स हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें हम प्राइमरीली 2 चीज़ों के बारे में बात करते हैं, एक्सट्रैक्शन के बारे में और रिप्रोडक्शन के बारे में। एक्सट्रैक्शन मतलब टू एक्सट्रैक्ट, क्या एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं? कुछ रिसोर्सेस निकाल रहा हूँ, कुछ काम की चीज़ें निकाल रहा हूँ। कहाँ से? नेचुरल रिसोर्सेज से। तो एक्सट्रैक्शन में हम क्या बात करने वाले हैं? नेचुरल रिसोर्सेज से जब भी हम कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो आ जाती है किसके अंदर? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ के अंदर। अब ये जो इंडस्ट्रीज़ है ना, इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ करती है। तो बेसिकली एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ क्या निकाल रही है? रॉ मटेरियल निकाल के दे रही है, जिसका कन्वर्जन होगा कहाँ पर? सेकेंडरी इंडस्ट्री में। तो प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है? ऐसी इंडस्ट्री जो आपको रॉ मटेरियल निकाल कर देती है या ला कर देती है। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के कुछ एग्जांपल्स में हमारे पास है माइनिंग, एग्रीकल्चर, फिशिंग, फार्मिंग एक्सेट्रा। माइनिंग मतलब चीज़ों को माइन करना, आपने देखा होगा कोल माइंस हैं, आयरन माइंस हैं, वैसी बहुत सारी खदानें होती हैं। तो ये सब किसके अंदर आती हैं? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ के अंदर। दूसरा हमारे पास है जेनेटिक इंडस्ट्रीज़। जेनेटिक इंडस्ट्री में बेसिकली हमारे पास होता है ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जहाँ पे हम किसकी ब्रीडिंग करते हैं? प्लांट्स की या फिर एनिमल्स की। किस लिए करते हैं? हमको कुछ रिसोर्सेज चाहिए, कुछ आउटपुट उससे चाहिए, इसी के लिए हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर ब्रीडिंग कर रहे हैं। यहाँ पर रिप्रोडक्शन भी इनफैक्ट काउंट होगा। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हैं हमारे पास सीड्स एंड नर्सरी। अपने आसपास में आपने देखा होगा डेयरी फार्मिंग है, पोल्ट्री फार्मिंग है, अंडे आते हैं घर पे, दूध आता है, कहाँ से आता है? जेनेटिक इंडस्ट्री से आता है। तो इनफैक्ट आप अपने घर में भी पेरेंट्स के सामने ये टर्म्स यूज़ कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट कहाँ से आया है? जेनेटिक इंडस्ट्री से आया। ये प्रोडक्ट कहाँ से आया है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री से आया है। तो आपको भी थोड़ा सा अच्छा फील होगा कि आपको ऐसी टर्म्स के बारे में पता है, प्रैक्टिकली आप जानते हैं कि ये प्रोडक्ट कहाँ से आया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ में अभी हमने प्राइमरी में भी इनफैक्ट देखा था कि प्राइमरी क्या प्रोड्यूस करती है? रॉ मटेरियल, जो कि काम आते हैं कहाँ पर? सेकेंडरी इंडस्ट्री में। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करती है? जो रॉ मटेरियल हमारे पास आया है प्राइमरी से, उसको प्रोसेस करने का काम करती है। मतलब मैं बेसिकली क्या करना चाहती हूँ? रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना चाहती हूँ किस में? फिनिश गुड्स में। तो रॉ मटेरियल लाने का काम करेगा प्राइमरी इंडस्ट्री, उसको कन्वर्ट करने का काम करेगा सेकेंडरी इंडस्ट्री, और उसको बेचने का काम करने वाली है मेरी टर्शरी इंडस्ट्री। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री में मैं क्या कर रही हूँ? वो मटेरियल्स को मैं यूज़ कर रही हूँ जो कि मैंने एक्सट्रैक्ट किए हैं या लाए हैं कहाँ से? प्राइमरी इंडस्ट्री से। ठीक है, तो एग्जाम्पल हमारे पास इसका वही है वापस से, माइनिंग ऑफ आयरन। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, जो माइनिंग है वो कहाँ पर था? प्राइमरी इंडस्ट्री में। तो खदान से मैंने अगर कच्चा सोना निकाला तो वो कहाँ पर आएगा? प्राइमरी में। बट उसको जब मैंने प्रोसेस किया, उसके कुछ यूटेंसिल्स बनाए, ज्वेलरी बनाई, ये सब कहाँ पे होने वाला है? सेकेंडरी इंडस्ट्री में। सेकेंडरी के भी हमारे पास आगे 2 टाइप्स हैं। ठीक है, एक एक करके हम देखते हैं।
सबसे पहले हमारे पास है कंस्ट्रक्शन, दूसरा हमारे पास है मैन्युफैक्चरिंग। दोनों टर्म्स को आप हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो मीनिंग होने वाला है बनाना। तो बनाना बनाना दोनों सेम है, तो क्या ये सेम है? नहीं, ये सेम नहीं है। कंस्ट्रक्शन में जो बनाना है वो इंजीनियर्स की हेल्प से होने वाला है। यहाँ पे मैं ऐसी चीज़ें बना रही हूँ जो इंजीनियर्स की हेल्प से बनने वाली है, और यहाँ पे लार्जर प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स नहीं है, प्रोजेक्ट्स हैं। कैसे? डैम्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, फ्लाईओवर्स हैं। ये सारी चीज़ों को जब बनाने की बात होती है तो ये आता है किसके अंदर? कंस्ट्रक्शन के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग का मीनिंग भी क्या है? बनाना, बट इट इज़ नॉट सेम एज कंस्ट्रक्शन। यहाँ पर मैं एक प्रोडक्ट बना रही हूँ, ठीक है। जो मेरा प्रोडक्ट होगा उसमें कन्वर्जन भी होगा और प्रोसेसिंग भी होगा। ये सब तो हमारा पूरा सेकेंडरी इंडस्ट्री में भी हो रहा है। तो सेकेंडरी के ही हमारे पास दो टाइप्स है, कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ? आयरन निकाला मैंने कहाँ से? प्राइमरी इंडस्ट्री से। उसको स्टील में या किसी और प्रोडक्ट में मैंने कन्वर्ट किया, कहाँ पर? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, ठीक है। अब जो मैन्युफैक्चरिंग के पास हमारे पास टाइप्स है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा परेशान करने वाले हैं। मैन्युफैक्चरिंग में हमारे पास 4 टाइप्स बेसिकली हैं, और आप मान के चलिए आप किसी भी स्कूल से हैं, पूरे इंडिया में, पूरे एमपी में, कहीं पर भी आप किसी भी टीचर से पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आने ही वाला है। मार्क माई वर्ड्स, क्वेश्चन आने ही वाला है, और ब्राउनी पॉइंट्स आपको लेकर ही जाने हैं यहाँ से। क्यों? क्योंकि हम इसे बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। जब हम प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं, आपको बेसिक ना माइंडसेट रखना है, आप उसको ट्रांसलेट कर लीजिए। प्रोसेस का मतलब क्या है? जो स्टेप बाय स्टेप होती है, जिसमें स्टेजेस होती है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। हम बोलते हैं ना कि थिंग्स टेक टाइम, ये प्रोसेस है, ऐसे होगा। तो प्रोसेस मतलब टाइम कंज्यूमिंग है, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे काम होने वाला है। तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी सेम है। यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ? जो रॉ मटेरियल मेरे पास आया, कहाँ से? प्राइमरी इंडस्ट्री से। तो उस रॉ मटेरियल को मैं प्रोसेस कर रही हूँ, क्या करने के लिए? एक फिनिश गुड निकालने के लिए, एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने के लिए जो किसी काम का हो, ठीक है। हम बार बार किस पे फोकस कर रहे हैं? प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग कहाँ पर हो रहा है? सेकेंडरी इंडस्ट्री में। प्राइमरी में क्या था? एक्सट्रैक्शन, मैं रॉ मटेरियल बनाने का काम कर रही थी। सेकेंडरी में मैं क्या कर रही हूँ? उसको प्रोसेस कर रही हूँ। तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या करती है? प्रोसेस करती है, बट किस चीज़ को? रॉ मटेरियल को, जो मेरे पास कहाँ से आया? प्राइमरी इंडस्ट्री से, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, जैसे पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री। शुगर डायरेक्ट बन जाती है क्या? नहीं। शुगर कहाँ से आती है? शुगर केन से आती है। उसी तरीके से कपड़ा डायरेक्टली बन जाता है क्या? नहीं, हमको प्रोसेस करना पड़ता है। पेपर डायरेक्टली बनता है? नहीं, हमको ट्रीज से पूरा प्रोसेस करना पड़ता है। तो ये प्रोसेस में टाइम लगता है, स्टेप बाय स्टेप ही काम होता है। इसीलिए सारी चीज़ें किसके अंदर आने वाली है? प्रोसेसिंग। तो जिस भी चीज़ में प्रोसेस होती है स्टेप बाय स्टेप, वो कहाँ पर आती है? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। नेक्स्ट हमारे पास है असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग, वापस से आपको क्या करना है? वर्ड को पहले समझना है। ऊपर भी हमने क्या किया था? वर्ड को समझा था, प्रोसेसिंग टू प्रोसेस। नेक्स्ट हमारे पास है असेंबलिंग। असेंबलिंग हम सब जानते हैं, टू असेंबल। असेंबल मतलब इकट्ठा करना। तो जब भी मैं क्या करती हूँ? अलग अलग चीज़ों को असेंबल करके एक चीज़ बनाती हूँ। अलग अलग पार्ट्स को जब मैंने असेंबल किया है कुछ नया बनाने के लिए, तो वो किसके अंदर आने वाला है? असेंबली। आप खुद ही एग्जाम्पल सोचिए। बाइसिकल है, अलग अलग पार्ट से बनी है। कार है, अलग अलग पार्ट से बनी है। लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, आप लोग जो यूज़ कर रहे होंगे इनफैक्ट अभी भी ये वीडियो देखने के लिए, तो ये सब क्या है? एग्जाम्पल्स है किसके? असेंबलिंग इंडस्ट्री के। अब ये एग्जाम्पल कैसे हैं? मान लीजिए आपका फ़ोन आपके सोफे से या बेड से गिर गया, तो जब फ़ोन गिर जाता है आप शॉपकीपर के पास जाते हैं रिपेयर करवाने के लिए। वो आपको बताता है कि इसकी स्क्रीन चेंज करवानी है, फोल्डर चेंज करवाना है, बहुत सारे रीजंस बता देते हैं। काफ़ी बार बोलता है मेमोरी उड़ गई है, रैम चेंज करानी है, रोम चेंज करानी है, SD कार्ड दूसरा लगेगा, बहुत सारी चीज़ें वो आपको बोलता है। इसका मतलब उसमें बहुत सारे ऐसे पार्ट्स लगे हैं जिनको अलग से असेंबल करके उसमें फिट किया गया है। दैट इज़ वॉट? असेंबलिंग इंडस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट 2 बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली है। मोस्टली बच्चों को जो कन्फ्यूजन आता है वो इन्हीं दो में आता है। तो हमारे पास है सबसे पहले एनालिटिकल इंडस्ट्री, दूसरा है हमारे पास सिंथेटिकल इंडस्ट्री। जब हम बात करते हैं एनालिटिकल इंडस्ट्री की, तो इसमें होता है एनालाइजिंग। हम वापस से क्या कर रहे हैं? वर्ड ब्रेक कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि वर्ड का बेसिक मीनिंग क्या है, क्योंकि यहाँ पे भी कोई हमने ना रॉकेट साइंस नहीं लगाया है। हमने बेसिक वर्ड के मीनिंग से ही पूरी डेफिनेशन क्रिएट की है। उसी तरीके से एनालिटिकल इंडस्ट्री में भी हमारे पास है एनालाइजिंग एंड सेपरेटिंग डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम द सेम मटीरियल। फोकस वर्ड क्या है यहाँ पे? सेपरेटिंग डिफरेंट एलिमेंट्स। मेरे पास एक प्रोडक्ट है, उससे मैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रही हूँ, मैं सेपरेट कर रही हूँ। जैसे आपके पास रॉ ऑयल आया,
तो ऑयल रिफाइनरी वाली जो इंडस्ट्री होती है वो क्या करती है, उससे अलग अलग टाइप की ऑयल बनाती है। पेट्रोल भी बनेगा, डीजल भी बनेगा, क्रूड ऑयल भी बनेगा, और हो सकता है कोई गैसोलीन प्रोडक्ट्स भी बने। तो ये सब किससे होता है, एनालिटिकल इंडस्ट्री से। तो एनालिटिकल इंडस्ट्री का काम क्या है, एक प्रोडक्ट हमारे पास आया, उसको हम सेपरेट करके अलग अलग एनालिसिस करके अलग अलग प्रोडक्ट्स क्रिएट करने वाले हैं। तो एक से मल्टीपल प्रोडक्ट्स जब बनेंगे तो वो क्या होने वाला है, एनालिटिकल इंडस्ट्री। नेक्स्ट हमारे पास है सिंथेटिकल इंडस्ट्री। सिंथेटिकल इसका एग्जैक्ट अपोजिट है। सिंथेटिकल में क्या होता है, हम एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स को कंबाइन करके। अब इसमें और जो हमारा ये है असेंबलिंग इंडस्ट्री, इनमें एक छोटा सा डिफरेंस है। यहाँ पर मैं पार्ट्स को असेंबल कर रही हूँ और यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं उनको मिलाकर एक नया प्रोडक्ट बना रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल पेंट, पेंट में सारे केमिकल स्पेसिफिक प्रपोर्शन में होना ज़रूरी है। अगर वो स्पेसिफिक प्रपोर्शन में नहीं है तो वो पेंट उस तरीके से काम नहीं करेगा जैसे उसे काम करना चाहिए। आपने काफ़ी सारी बार देखा होगा कि आप कोई बिना कंपनी का प्रोडक्ट ले आते हैं, ऐसे ही ले आते हैं कहीं से, तो उसमें आपको मोस्टली दिक्कत आती है, पेंट टिका नहीं, पपड़ी बन के निकलने लगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो किस वजह से होती है, उसमें केमिकल प्रपोर्शन एग्जैक्ट नहीं है जैसा होना चाहिए। आई होप आपको टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज तो क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हमने स्पेसिफिकली बात किया, 4 टाइप की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हमारे पास थी, प्रोसेसिंग, असेंबली, एनालिटिकल, सिंथेटिकल। प्रोसेसिंग में हमने बात किया स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का। असेंबलिंग में हमने बात किया टू असेंबल, चीज़ों को असेंबल करके जब एक नया प्रोडक्ट बन रहा है, नया आउटपुट आ रहा है, तो वो क्या था, असेंबलिंग। तीसरा हमने देखा एनालिटिकल, यहाँ पे हमने फोकस वर्ड एक रखा था सेपरेशन। एक एलिमेंट से जब मैंने मल्टीपल एलिमेंट्स क्रिएट किए तो वो क्या आ रहा है, एनालिटिकल इंडस्ट्री में। इसके अलावा सिंथेटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिकल मतलब मेरे पास एक प्रोडक्ट है बना बनाया जिसको मैं यूज़ करके दूसरा बना रही हूँ, मतलब मेरे पास केमिकल्स रेडी फॉर्म में थे, उसको कंबाइन करके मैंने एक नया प्रोडक्ट बनाया, जैसे सीमेंट हो गया या फिर पेंट हो गया। नेल पेंट इनफैक्ट इसका एक एग्जाम्पल है, नेल पेंट रिमूवर भी इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है टर्शरी इंडस्ट्री। टर्शरी इंडस्ट्री बेसिकली वो इंडस्ट्री है जो सपोर्ट सर्विस का काम करती है। प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ को जब भी सपोर्ट, हेल्प, एड सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है वो कौन देता है, टर्शरी इंडस्ट्री देती है। हम अभी टाइप्स ऑफ कॉमर्स में देखेंगे ना, जब टाइप्स ऑफ ट्रेड में हम देखने वाले हैं तो उसमें हम इसके बारे में डिटेल में देखेंगे कि एड्स टू इंडस्ट्री क्या होता है। एड्स का मतलब यहाँ पे हेल्प है। तो ऐसी चीज़ें जो मेरी प्राइमरी और सेकेंडरी को हेल्प करती है वो मेरी किस में आती है, टर्शरी में आती हैं। कि ट्रेडिंग सर्विसेज भी देती है, टेक्निकल सर्विसेज भी देती है, अलग अलग टाइप की सर्विसेज जो आपको मिलती है वो किसके थ्रू मिलती है, टर्शरी इंडस्ट्री के थ्रू। इसके कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग। देखिए ट्रांसपोर्टेशन आपको लॉजिस्टिक सर्विसेज वाली, सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने वाला सर्विसेज प्रोवाइड करता है। बैंकिंग पैसे की हेल्प करता है। इंश्योरेंस रिस्क में हेल्प करता है कि रिस्क है तो आपने क्या करवा लिया, सेफगार्ड के लिए इंश्योरेंस। वेयर हाउसिंग स्टोरेज के लिए हेल्प करता है। कम्युनिकेशन अपने प्रमोशन के लिए हेल्प करता है। एडवर्टाइजिंग अगेन प्रमोशन के लिए हेल्प करता है। तो ये कुछ सर्विसेज हैं जो आपकी हेल्प करती है। अभी ज़रूरी क्यों है, अगर आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया है या आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो क्या आप उसको बनाकर अपने पास रखना चाहते हैं? मुझे लगता है कोई भी ये नहीं करना चाहता होगा, क्योंकि आपकी कैरिंग कॉस्ट उससे बढ़ जाएगी और बनाकर रखने का कोई सेंस भी नहीं है। तो अगर आप उस प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं, कस्टमर तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको इन सारी सर्विसेज की ज़रूरत पड़ने वाली है। ये कौन देता है आपको, टर्शरी इंडस्ट्री, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। यहाँ पे हम इस लेक्चर का एंड करते हैं। मुझे लगता है इंडस्ट्रीज़ और पूरा चैप्टर जो अभी तक हमने पढ़ाई आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको स्टिल कुछ डाउट्स हैं तो आप कनेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ थ्रू मेल आईडी, या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। खेटवानी काजू इज़ माय यूज़र नेम। तो जो भी डाउट्स हैं आप क्लैरिफिकेशन के लिए बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं, और जल्दी ही मिलते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म्स के साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर को पढ़ने के लिए। ये पहला चैप्टर है, मुझे लगता है इसमें आपको कोई अभी तक तो डाउट नहीं होगा। टर्म्स को यूज़ करिए। मुझे आई एम वेरी वेरी श्योर कि अगर आप स्कूल में ये चीज़ें पढ़ के जाएंगे ना तो आपके स्कूल टीचर भी आपसे इम्प्रेस होने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।